ये स्टैंडर्ड फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म एलपी होता क्या है? एलपी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो काम यही होता है कि आपको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में भी देखना पड़ता है कि भैया कौन सा स्लैग, कौन सा सरप्लस, कौन से रो, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगा, किसका क्या नाम होगा, कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि यही मैट्रिक्स आपकी जाके सिंप्लेक्स मेथड में जाके यूज होती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, दो एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल 1 में लेता हूँ। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड आल्सो एक्सप्रेस द एलपी इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें लिख के आएगा कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक्स फॉर्म। भाई देखो एक चीज और, मैट्रिक्स फॉर्म में ब्रेक करने के लिए पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक ही करना पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड है। अगर नहीं भी आता है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं आपके 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज, दूर लिख दें, लेस आर इक्वल टू 7, थोड़ा दूर लिख दें, जानबूझ के लिख रहे हैं। दूसरा है आपका 2x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और अगला है आपका 4x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3 इज लेस आर इक्वल टू 8, और कंडीशन दी है x1 x2 x3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन नहीं भी हो सकती है, अभी एक क्वेश्चन हम बताएंगे जिसमें एक कंडीशन में गड़बड़ है, फिर उसके बारे में क्या होगा देखा जाएगा। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या करना है, सबसे मैं इसी में सोल्यूशन भी लिखे दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला काम है कि जो आपका ऑप्टिमल फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो मैक्सिमाइज में होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, कोई बात ही नहीं, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए, इनइक्वलिटी इक्वलिटी में होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें लेस आर इक्वल टू 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है छोटी है, बड़ी है, छोटी है, सॉरी, राइट हैंड साइड बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल प्लस करने पड़ेंगे ना, तो यहां पर प्लस x4 करेंगे और ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी इक्वलिटी में, बात समझ में आ गई। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, चूंकि x4 यूज कर चुके हैं तो देखो ध्यान से, हो सकता है यहां x4 ना लिखा जाए, मतलब ना लिखा हो, मतलब x4 यूज नहीं करेंगे आप, लेकिन आप यहां पर लिख देंगे 0x4 केवल आसानी करने के लिए, प्लस x5 यहां 0x5 कर दो, है ना, उल्टा कर दिया ना हमने, माइनस किया जाएगा x5, क्योंकि ग्रेटर है इसलिए सरप्लस वेरिएबल होगा। यहां पर x3 हो गया है तो 0x4 प्लस 0x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपी। समझ में आ गई बात। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपी, एलपी हम लिखते हैं, मेरी आदत है। सबसे पहला तो आपका मैक्सिमम जेड देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैक्सिमम जेड को लिखेंगे cx, ठीक है, c को, अच्छा जरा ध्यान से समझिएगा, आपके मैक्सिमम जेड में x1 x2 x3 हैं और आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में x1 x2 x3 के साथ x4 x5 x6 भी इंट्रोड्यूस हो गए, तो कैसे भी हो अलग की बात है। तो यहां पर आप करेंगे 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6, मतलब लिखना पड़ेगा आपको वहां पर कि वहां पर x4 x5 x6 की वैल्यू 0 कोफिशिएंट है, ठीक है। अब c कैसे लिखा जाएगा, c को आप रो मैट्रिक्स बनाएंगे, रो मतलब 2 3 5 0 0 0। अब देखो x1 x2 x3 कैसे बनाए जाएंगे, रो मैट्रिक्स बनाए या कॉलम मैट्रिक्स बनाए, जरा समझने की कोशिश करो। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, c और x, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो है, एक रो है, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 6 है? और अगर आगे आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो आगे वाली मैट्रिक्स में का ऑर्डर 6 क्रॉस कुछ होना चाहिए, यानी इसमें 6 रो होनी चाहिए और एक कॉलम जो भी हो।
अब कॉलम तो एक ही होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x1 x2 x3 x4 x5 x6। समझ में बात नहीं आई है बात? उधर मत देखो, हमें देखो, केवल उधर बाद में देख लेना। अच्छा, कुछ बुक्स वाले बदतमीजी करते हैं। देखो क्या बदतमीजी करते हैं, देखो ध्यान से, ये नोट कर लिया ना, तो ये 6 क्लास 1 हो जाएगा। कुछ बुक वाले क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 और यहां बना देते हैं टी बोले तो ट्रांसपोज। तो कह तो वही रहे ना, मतलब वो कहते हैं ऐसे लिखने में प्रिंटिंग दिक्कत करती होगी, तो प्रिंटिंग में सीधा सीधा लिख देते हैं और टी बना देते हैं। तो हमारे पास प्रिंटिंग की क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये तो आप क्या मैक्सिमम जेड लिखने का तरीका हो गया। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये रब कर दें, मतलब ये बुक में लिखा जाता है ऐसे टी, तो कंफ्यूज ना होना, और टी ट्रांसपोज होता है, यानी रो को कॉलम में चेंज करना है। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू, तो ये लिखा जाएगा ax इज इक्वल टू बी। ये जो लेटर्स यूज हम कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड में, यही लेटर यूज होने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए में तो कोफिशिएंट लिख देंगे, देखो आपके कैमरे में आ रहा है, ये 3 इक्वेशंस है, ठीक है। ए में क्या लिखेंगे, पहली रो है 5 2 4, आ रहा ना इतना। दूसरा है आपका 3, एक मिनट, सॉरी सर, ये लिख गए हम, -4 5 3। अगला है आपका 3 -4 7, तो मिला लीजिएगा। अगला है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब ध्यान से बताइए इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और 1 2 3 4, क्या इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 6 है कि नहीं है? तो अगला जो भी आएगा वो 6 क्रॉस होना चाहिए। तो 6 क्रॉस में क्या करेंगे, x1 x2 x3 कैसे लिखेंगे, ऐसे कॉलम में लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 और इक्वल टू ये लिखेंगे 7 2 8, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आई बात? अब वही बदतमीजी यहां पर भी, वो आपसे कहेंगे कि जो हम x लिख रहे हैं ना, x को लिखेंगे वैसे x1 x2 x3 x4 x5 xc ट्रांसपोर्ट। फिर कहेंगे b आपने ऐसे लिखा, b को लिखेंगे 7 2 8 ट्रांसपोज। तो हम ऐसे क्यों लिखें भाई? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कब है, जबकि x1 x2 x3 जो आपके यहां पर बेसिक वेरिएबल्स हैं ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं। कभी कभी ये गड़बड़ करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, जरा उन्हें समझने की कोशिश करिए। रब कर दें, तुम्हारे यहां सिंप्लेक्स शुरू कर दिया गया तो सवाल लगवाए गए। अच्छा ये बताइए, एक टेबल से दूसरी टेबल जब बना रहे हैं तो पहली टेबल के अंदर ही वो सर्कल में वैल्यू लिखते हैं कि अलग से बनाते हैं? नहीं, वो तो अलग की बात है, जो खैर तब बताएंगे। फिर देखो जरा, हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं जानबूझ करके। एग्जाम्पल ये है कि हमने ऐसा लिखा है मिनिमम z इज इक्वल टू 2x1, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक कंसेप्ट यहाँ पर नया आया हुआ है, 4x3, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो है आपके -2x1 प्लस 4x2 प्लस, नहीं इतने है, 4x2 इज लेस आर इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज लेस आर इक्वल टू इज ग्रेटर इक्वल टू 5। अब आप कहेंगे अपने आप लिखो, किताब से क्या लिख रहे हो, थोड़ा सा कहीं गलती ना हो जाए इसलिए हम नोट किए ले रहे हैं। और 2x1 प्लस 3x3 इज लेस आर इक्वल टू 2। अब जो कंडीशन क्या दी है x1 x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और x3 लिखा है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब ये लफड़ा यहां पर आ गया, नहीं समझे?
अब यहां पर गड़बड़ है, जरा समझने की कोशिश करिए। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, मतलब ये भी ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम करते क्या हैं, जो आपका x3 है ना, उसको एक नया वेरिएबल देते हैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ये दे देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम x3 डैश निकालेंगे और x3 डबल डैश निकालेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जब भाई ये वैल्यू आएगी तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मालूम हो जाएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लॉजिक पकड़ में आया? अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जरा यहां देखो, अब इसी में हम कर रहे हैं। पहला इसी में सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं, आप अलग कर लीजिएगा। देखो पहला क्या है आपका मिनिमम जेड। मिनिमम जेड किस में होना चाहिए? मैक्सिमम जेड में होना चाहिए। तो इसको मैक्सिमम जेड कर दो, पहले तो करें इसी में। तो मैक्सिमम जेड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ मिनिमम जेड। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां थोड़ा चेंज होगा, आएगा -2x1 माइनस x2 माइनस 4 और ये आएगा x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। चेंज है ना ये, क्योंकि x3 की जगह आपको क्या लिखना है? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखना है। यानी आपकी जो मैक्सिमम जेड आएगा वो आएगा -2x1 माइनस x2 माइनस 4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश। मैक्सिमम जेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अभी नहीं ब्रेक करेंगे, अभी हमको इस यहां पर थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये वाली नीचे की लाइन हटा दें। अब देखो, मैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दोबारा लिखता हूं। पहली बात यहां समझिएगा, ये आपका है -2x1 प्लस 4x2, x3 है नहीं तो यहां लिखेंगे प्लस 0 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। लेकिन चूंकि जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमें इसके कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा, है ना। अब बताइए यहां स्लैक होगा कि सरप्लस होगा? अच्छा सुनिए ध्यान से, पहले पूरे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देख लेंगे आप कि कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, जो बचेंगे उन्हें लिखेंगे आप। ठीक है, अब यहां पर स्लैक या सरप्लस? लेस ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें हम x4 प्लस करेंगे और इक्वल टू लिख देंगे 4। समझ में आ गई बात? यहां पे आओ, सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? x1 प्लस 2x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश और 0x4 आएगा, और यहां पर ग्रेटर है तो माइनस का x5 आएगा और बराबर का हो जाएगा 5। यहां पे आओ, यहां पर 2x1 प्लस 0x2, x2 नहीं है यहां पर, 0x2 प्लस 0x3 डैश माइनस 0x3 डबल डैश प्लस 0x4 प्लस 0x5 और यहां पर स्लैक वेरिएबल है x6 बराबर 0। यहां पर प्लस 0x5 प्लस 0x6, यहां पर 0x6। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया किसी भी। अच्छा, आपसे अगर कहा जाए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जितना कहा जाए उतना ही करिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म नहीं लिखना है। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म लिखने जा रहे हैं, इसको रब कर दें, ये वाला इतनी जगह मिल जाएगी हमको। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में पहले ऑप्टिमल फंक्शन देखिए, सोल्यूशन में मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। क्या करना है? मैक्सिमम z बराबर cx, मैक्सिमम z बराबर cx। देखो c रो या कॉलम? रो मैट्रिक्स कितने कितने है? -2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, -4 आएगा, +4 आएगा। अब देखो यहां पर 0x5 भी है, x4 भी है, प्लस 0x5 भी है, प्लस 0x6 भी है। यानी ये क्या लिख रहा हूं, सॉरी, 4 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। समझ में बात नहीं आई? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है और 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अब बताइए,
जो x वाली मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 7 क्रॉस समथिंग होना चाहिए भाई। 7 इसका होगा, 7 इसका हो, तभी तो मल्टीप्लाई संभव है। तो यहाँ पर ये कॉलम में लिखे जाएंगे। कहाँ लिखेंगे? x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 x6 ये आएगा। ठीक है, मैं अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बात की बात क्या आएगा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सॉरी ऑप्टिमल फंक्शन को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। लॉजिक समझ में आया? नोट कर लिया? अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। हम केवल यहाँ समझाने के लिए इसलिए बताया, क्वेश्चन यूज़ किया कि जब कोई भी वेरिएबल जो गिवन उसमें होगा, उसमें जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब आप क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट समझिएगा कैसे लिखा जाता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा जाता है। तो ए यहाँ पर या तो अलग अलग कर दो, ए क्या है एक्स क्या है, ऐसे कर दो। देखो दो चीज़ें हैं, जो किताब में लिखा जाता है ए अलग लिखा जाता है, एक्स अलग लिखा जाता है और बी अलग लिखा जाता है। हम एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या है? कोफिशिएंट इनके 3 इक्वेशंस हैं। x1 का है -2 1 2, x2 का है 4 2 0, x3 डैश का है 0 और 1 और 0, x3 डबल डैश का है 0, -0 ना करना, यहाँ पर -1 यहाँ पर 0, x4 का है 1 0 0, x5 का है 0 -1 0, x6 का है 0 0 1। ये a हो गया। x क्या होता है? देखो अगर अलग से x लिखना है, सुनो ध्यान से, अगर अलग से x लिखना है तो x को क्या लिखेंगे आप? मैं एक लाइन रब कर दूं इसको। अगर अलग से x लिखना हो तो आप लिखेंगे x बराबर होगा x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 x6 का ट्रांसपोज। अलग से लिखना है। और यहां पे लिखना है तो यहां पे ऐसे लिखेंगे आप x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 x6। समझ में आई बात? और इक्वल टू में ये भी अगर अलग से लिखना है तो b क्या लिखेंगे? 4 5 0 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये क्या है? 4 5 2 है, सॉरी ये 2 है। 4 5 2 का ट्रांसपोज लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तो 4 5 2 लिखेंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, किसी एलपी को और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक।